हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवध जो रीजन है ना उसके स्पेसिफिक। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अवध में जो 1857 का रिवॉल्ट था वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में हुआ था। और क्या कहें, इम्पैक्ट सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो वो अवध में ही था। ठीक है, तो हमारा फोकस भी वही रहेगा कि क्यों भाई वहां ज्यादा था। ज्यादा था तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अवध हमारा फोकस रहेगा और डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं अवध पे। ठीक है, यहाँ एक वर्ड दे रखा है रेसिडेंट। रेसिडेंट वर्ड जब भी आपको दिखे दोस्तों, इसका मतलब है कि वो डेजिग्नेशन ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नर जनरल हु लिव्ड इन द स्टेट व्हिच वाज नॉट अंडर द डायरेक्ट ब्रिटिश रूल। इसको समझना भी जरूरी है। काफी सारे स्टेट्स ऐसे थे दोस्तों जो ब्रिटिश के डायरेक्ट अंडर में थे। मतलब क्या है इसका, थोड़ा सा डिटेल में समझना जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब ये नहीं है कि सरकार, भारत की सरकार, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब ये नहीं कि नेटिव गवर्नमेंट की सरकार। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते थे। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते थे। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी चलाया करता था दोस्तों। आई होप ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। ईस्ट इंडिया कंपनी चलाता रहता था दोस्तों। ठीक है, 1857 तक तो वही चलाता था। हाँ, साथ में साथ में चेक एंड बैलेंसेस रखते ब्रिटिश पार्लियामेंट से। आई होप पॉइंट्स ये क्लियर हो रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट जो इंडिया में चल रही है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही है असली में। ठीक है, असली में ब्रिटिश गवर्नमेंट ही है और वो ईस्ट इंडिया कंपनी चला रहा है। तो आप इस पॉइंट को कट भी कर सकते हो अगर ये क्लियर हो गया होगा तो, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब ये नहीं है कि कोई इंडिया का आदमी चला रहा है, चला ब्रिटिशर्स ही रहे हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी। लेकिन उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। वो इंटरफेयर करता रहता था, रूल्स वगैरह बनाता रहता था, लॉज बनाता रहता था। जैसे 1813 का लॉ, 1833 का लॉ, 1853 का लॉ है ना, ऐसे लॉ, फिट्स इंडिया एक्ट आया था, है ना, ये सब लॉज बनाते रहते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो रहा होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वही चला रही है। इसके अंदर डायरेक्ट रूल होता था। डायरेक्ट, किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी वो डायरेक्ट रूल करती थी किस पर, नॉट किसका, किस पर। ठीक है, काफी ऐसी स्टेट्स पर डायरेक्ट रूल करती थी जिनको उन्होंने एनेक्स कर लिया था, जिसपे डायरेक्ट कब्जा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी स्टेट्स, काफी रीजन्स पे रूल करती थी डायरेक्टली, जिसपे उनका ही कब्जा था, उनका ही रूल था और कोई इसे डायरेक्टली रूल नहीं करता था। जैसे एग्जांपल है बंगाल। जब बैटल ऑफ बक्सर हुई ना, तो नवाब हार गया बंगाल का और बंगाल में पूरा का पूरा कब्जा अंग्रेजों का हो गया। दीवानी राइट्स, फौजदारी राइट्स, ठीक है, सारे राइट्स जो थे अंग्रेजों के पास आ गए, बंगाल हो गया। ऐसे ही आगे चल के जब मराठा वगैरह आएंगे तो बॉम्बे भी इनके हाथ में आया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए दोस्तों। ठीक है, मद्रास आया इनके हाथ में जब टीपू सुल्तान वगैरह हार गए, उस रीजन के और लोग भी हार गए ना, तो मद्रास रीजन इनके हाथ में आ गया। ये डायरेक्ट रूल है। डायरेक्ट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट रूल कर रही है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट रूल कर रही है। ठीक है, इन पे मतलब कोई बीच में नहीं है, सीधे डायरेक्ट रूल अंग्रेजों का है। अगर आपको पॉइंट समझ में आ गया हो, तो नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछना। डायरेक्ट रूल का मतलब क्या, डायरेक्ट रूल। अब वर्ड क्या आता है, इनडायरेक्ट रूल क्या होता है। इनडायरेक्ट रूल का मतलब दोस्तों ये है कि रूल तो ब्रिटिशर्स का ही है लेकिन इनडायरेक्टली रूल कर रहे हैं। इनडायरेक्टली क्यों, क्योंकि बीच में कोई नवाब बैठा हुआ है। नवाब बैठा हुआ है बीच में कोई दोस्तों। ठीक है, जैसे एग्जांपल अभी अवध का था, जैसे एग्जांपल अभी अभी और रीजन्स में होगा, आपको दिखेगा। ठीक है, आपको दिखेगा कि 1800 1802 या 1801 में ट्रीटी ऑफ बसिन हुई थी, जिसमें ये चेक कर लेना ट्रीटी ऑफ बसिन कब हुई थी, बड़े इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। और इसमें जो था पेशवा या मराठा किंगडम जो था वो भी सब्सिडरी अलायंस सॉल्व कर लिया था और वो डायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट रूल के अंदर आ गए थे ब्रिटिशर्स के, इनडायरेक्ट रूल के अंदर। तो इनडायरेक्ट रूल से कहने का मतलब ये है, जैसे सिंधिया थे, ठीक है ना, देवर अंदर इनडायरेक्ट रूल। और भी जितनी नवाब स्टेट्स थी ना, आपने सुना होगा बहुत सारी प्रेसिडेंसी स्टेट्स थी भारत जब आजाद हुआ, तो सारा का सारा इनडायरेक्ट रूल था। 500 के ऊपर, एग्जैक्टली आंकड़ा क्या है ये तो मुझे भी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली टोटल नंबर ऑफ प्रेसिडेंसी स्टेट्स कितनी थी आजादी के टाइम। एक बार चेक कर लेना, शायद 572 562 के करीब थी। 500 के ऊपर आप वर्ड लिख के आ सकते हो, लेकिन अगर यूपीएससी वगैरह एग्जाम दे रहे हो तो एग्जैक्ट नंबर लिख के आना।
तो वो सब प्रेसिडेंटी स्टेट्स थी, उन सब में नवाब वगैरह या राजा होते थे, है ना, राजा सिंधिया जैसे राजा, है ना, ये स्टेट्स थी। तो ये इनडायरेक्टली रूल किया जाता था। अब मैं ये सब क्यों समझा रहा हूँ आपको, क्यों समझा रहा हूँ, देखो काफी भारत में अंग्रेजों का फोकस तो यही था कि वो डायरेक्ट रूल करें, लेकिन काफी जगह पे वो डायरेक्टली रूल नहीं करना चाहते थे ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, कि भाई वो इंटरफेरेंस नहीं चाहते थे इंटरनल अफेयर्स में, या वो ये नहीं चाहते थे कि लोगों का रिवॉल्ट उनके खिलाफ हो जाए, या उनको प्रोडक्टिव स्टेट्स नहीं लगती थी जो छोटी मोटी स्टेट्स, है ना। तो काफी में वो डायरेक्टली रूल नहीं करते, तो जहां जहां वो डायरेक्टली रूल नहीं करते थे वहां वो रेसिडेंट को बिठाया दिया करते थे। तो ये रेसिडेंट है, इतना इसलिए समझाया। तो फॉर एग्जाम्पल अवध जो है 1856 से पहले, जब उसको एनेक्स नहीं किया गया था, तो वहां पे एक रेसिडेंट रहा करता था अंग्रेजों का, ये गवर्नर जनरल का रिप्रेजेंटेटिव होता था। ठीक है, आप इसको गवर्नर की तरह मान सकते हो, आज जैसे गवर्नर होता है, होता तो ये स्टेट में है। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में गवर्नर है, लड़ाई वड़ाई होती रहती है चीफ मिनिस्टर के साथ, है ना, लेकिन वो उसको अपॉइंट किसने करा है, अपॉइंट सेंटर गवर्नमेंट ने करा है। तो ऐसे ही रेसिडेंट जो है वो रह तो रहा है किसी स्टेट में, जैसे अवध, जैसे और स्टेट्स हो गई, जैसे आपकी जब मराठा आया था, है ना, जो भी सॉल्व, जो भी सब्सिडरी अलायंस कर रहे थे, वो सब में रेसिडेंट जाके बैठ रहा था। सब्सिडरी अलायंस क्या होता है अभी हम नीचे आके पढ़ेंगे। तो ये आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ब्रिटिशर्स अपना रेसिडेंट बैठा दिया करते थे कि भाई देखते रहे एक्टिविटीज वगैरह क्या चल रही है ना, ये पर्पस था अल्टीमेटली दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप ये पॉइंट मेरा समझाने का बेनिफिट रहा होगा। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। अभी अवध का पढ़ने से पहले सब्सिडरी अलायंस पढ़ाना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्सिडरी अलायंस। ये जो है लॉर्ड वेलेस्ली लाए थे 1798 में। सबसे पहले तो यही फैक्ट याद कर लो, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो भी, तो इनका फोकस ये था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इस क्या आ जाए, हमारे अंदर आ जाए। स्टेट्स प्रोविंसेस का मतलब सेम है, ठीक है, स्टेट्स का ही होता है। जैसे बंगाल स्टेट हो गई, मराठा एक स्टेट हो गई, है ना। स्टेट ऐसे मान सकते हो आप इसको, बॉम्बे स्टेट मान लो, मराठा कोई स्टेट नहीं, बॉम्बे स्टेट, क्योंकि मराठा किंगडम आपको पता होगा कि वो डिवाइड हो गया था बहुत सारी और स्टेट्स में, है ना दोस्तों। ऐसे ही पंजाब एक स्टेट हो गई, है ना। ठीक है, तो इन सबको कब्जा में करने के लिए सब्सिडियरी अलायंस लाए थे ब्रिटिशर्स। और सब्सिडियरी अलायंस में और भी इनके पर्पसेस थे ब्रिटिशर्स के, कि कोई और फॉरेन स्टेट बीच में ना आए। जैसे फ्रेंच से इस टाइम में थोड़ा सा खतरा था, है ना। नेपोलियन जो थे, नेपोलियन वो पूरी दुनिया में फैल रहे थे, तो अंग्रेज बचाना चाहते थे नेपोलियन से भी। तो ये सब्सिडियरी अलायंस लाए थे ब्रिटिशर्स इस टाइम में, और वो चाहते थे कंट्रोल भी ज्यादा बढ़ जाए स्टेट्स में इस तरीके से, है ना। तो उनके इंटरनल अफेयर्स में हम इंटरफेयर भी करेंगे, पैसा भी कमाएंगे खूब। तो ये पर्पस था दोस्तों सब्सिडियरी अलायंस का। ऑल दोस हु एंटर्ड इनटू सच एन अलायंस विद द ब्रिटिश हैड टू एक्सेप्ट सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसको हम अभी देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सब्सिडियरी अलायंस जो आएंगे उसमें क्या क्या होगा देखते हैं। तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है अगर आप सब्सिडियरी अलायंस सॉल्व करोगे। फॉर एग्जांपल मैं हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और मैं लॉर्ड वेलेस्ले हूँ जो गवर्नर जनरल हूँ, और आपको मेरी सब्सिडरी, आपको स्टेट हो, फॉर एग्जांपल आप पंजाब स्टेट हो, तो आप अगर मेरे साथ सब्सिडरी अलायंस में आओगे तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा ये देखते हैं। द ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर अलाई फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स टू देयर पावर। तो आप पंजाब की जो स्टेट है ना, मैं इसको फ्रेंच से भी बचाऊंगा, मैं इसको रशिया से भी बचाऊंगा, मैं बाकी सारे एक्सटर्नल पावर से भी बचाऊंगा, साथ साथ मैं पंजाब को मराठा से भी बचाऊंगा, ठीक है, साथ साथ मैं पंजाब को भोपाल के कोई जो नवाब वगैरह है उनसे भी बचाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस है, मैं क्योंकि मैं ब्रिटिश। इन द टेरिटरी ऑफ द अलाई अ ब्रिटिश आर्म कंटिजेंट वुड बी स्टेशन। आर्म कंटिजेंट मतलब पंजाब के अंदर एक मेरा पूरा फोर्स वगैरह बैठेगा, ठीक है, आर्म कंटिजेंट, एक कैंट एरिया वगैरह टाइप का बन जाएगा, और वहां पे मेरे बंदे बैठेंगे, फोर्स बैठेगी। अलाई वुड हैव टू प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग दिस कंटिजेंट। सुन के हंसी आ रही होगी आपको कि कंटिजेंट तो मेरी बैठेगी, ठीक है, पंजाब के अंदर, लेकिन इसके पैसे, रिसोर्सेज ये पंजाब देगा, है ना। ये फनी चीज है, ये मैं नहीं दूंगा, ये पंजाब ही देगा। पंजाब के पैसे से उसी की स्टेट में मैंने फोर्स बिठा दी है, और उसी फोर्स से मैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स को बचाऊंगा। साथ साथ अगर कोई पंजाब में कोई रिबेलियन वगैरह हो रहा होगा, राजा वगैरह थोड़ी सी बदमाशी करेगा अंग्रेजों के खिलाफ, तो मैं उनकी भी पिटाई कर दूंगा यूजिंग देयर रिसोर्सेज ओनली, क्योंकि उनके रिसोर्सेज से ही ये ब्रिटिश आर्म कंटिजेंट बैठा है। साथ साथ अलाई could enter into agreements with other rulers or engage in warfare only with the permission of British।
पंजाब को अगर मराठा से लड़ना है तो मुझे परमिशन लेनी होगी। ऐसे ही अगर पंजाब को फ्रेंच के साथ कुछ एग्रीमेंट करना है, मराठा के साथ या अवध के साथ कुछ एग्रीमेंट करना है, तब भी मेरी परमिशन लेनी होगी। ठीक है। वना वना अलाउड नहीं है। तो ये सब्सिडरी अलायंस है। आप इसको पढ़ के ये समझ गए होगे दोस्तों कि सब्सिडरी अलायंस का मतलब है कि अपनी आजादी खो देना। सिंपल मीनिंग यही है एंड ट्रू भी यही है। इसी के लिए टीपू सुल्तान लड़े थे, मरे भी थे। ठीक है। फिर उनका जो मैसूर स्टेट था वो इसके अंदर आ गया था, वो भी ब्रिटिशर्स के अंदर आ गया था। तो हमने दोस्तों सब्सिडरी अलायंस अच्छे से समझ लिया है, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस पढ़ लिया है, और हमने रेसिडेंट का मतलब भी समझ लिया, हमने डायरेक्ट रूट का भी मतलब कुछ समझ लिया। अब हम दोस्तों आ जाते हैं अवध के अंदर। अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, है ना। तो फनी स्टेटमेंट है। तो एक लॉर्ड डलहौसी थे, बड़े शरारती थे, हमें इसका इनका बात करते रहता हूँ बड़े देर से। ये बोला करते थे किंगडम ऑफ अवध को कि ये एक चेरी है जो हमारे मुंह में एक ना एक दिन आएगी। और ये 1851 में इन्होंने बोला था, और 1856 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया इस पे। किस पे कब्जा कर लिया? अवध पे। बोला कि मिस गवर्नमेंट करते हो आप, सही से गवर्नमेंट करना, रूल करना नहीं आता, इसलिए हम आपके नवाब को भगा रहे हैं और हम कब्जा कर रहे हैं। और कॉन्क्वेस्ट जो हुआ बड़े स्टेजेस में हुआ दोस्तों, बड़े शरारती थे अंग्रेज, धीरे धीरे स्टेप्स लेते थे। ऐसे ही हमें लाइफ में भी स्टेप लेने चाहिए धीरे धीरे। एक तो सबसे पहले उन्होंने सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर दिया अवध पे 1801 में। तो नवाब जो थे बड़े शरीफ थे, उन्होंने मान दिया। By terms of this alliance, the Nawab had to disband his military force। तो मिलिट्री फोर्स को अपनी डिस्पेंड करनी पड़ेगी। और मिलिट्री फोर्स बैठेगी किसकी? हमने पॉइंट देखा था ना, ब्रिटिश को। जो मिलिट्री फोर्स बैठेगी वो ब्रिटिशर्स की। अलाउ द ब्रिटिश टू पोजीशन देयर ट्रूप्स विद इन द किंगडम एंड एक्ट अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द ब्रिटिश रेसिडेंट, जो मैंने अगेन बैठाया, हु वाज नाउ टू बी अटैच टू द कोर्ट। तो जो नवाब का कोर्ट है उसमें अटैच हो गया, मतलब सारे डिसीजन में ब्रिटिश रेसिडेंट का वो इंटरफेरेंस रहेगा। और रिसोर्सेज वगैरह कौन प्रोवाइड करेगा? अवध ही प्रोवाइड करेगा। Deprived of his armed forces, Nawab became increasingly dependent on the British to maintain law and order within the kingdom। देखो, अगर मेरी फोर्सेस वगैरह, आर्म फोर्सेस चली जाएंगी, पुलिस पावर्स वगैरह सब चली जाएंगी, तो मैं लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलाऊंगा? ये तो तभी चल सकता है जब मेरे को ब्रिटिशर्स हेल्प करेंगे, और ब्रिटिशर्स ज्यादा हेल्प करते नहीं थे। He could no longer assert control over the rebellious chiefs and तालुकदार। तो छोटे मोटे जो जमींदार वगैरह भी जो थे ना, शरारती, उन पे भी मैं ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे पास तो फोर्स ही नहीं है ना। असली चीज तो यही, आप देखो फॉर एग्जाम्पल सरकार है हमारी, आप उससे पुलिस छीन लो, आप उससे मिलिट्री पावर छीन लो, क्या कर लेगी वो हमारे खिलाफ अगर हम आ गए तो? कुछ नहीं। असली असली चीज तो वो डंडा ही चाहिए होता है ना। इन द मेन टाइम द ब्रिटिश बिकेम इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग द टेरिटरी ऑफ अवध। अंग्रेज इतने शरारती थे कि उन्हें सब्सिडरी अलायंस ही नहीं चाहिए था, पूरा कब्जा चाहते थे, पूरा कब्जा चाहते थे। वक्त क्यों? देखते हैं। दे फेल्ट दैट द सॉइल देयर वाज गुड फॉर प्रोड्यूसिंग इंडिगो एंड कॉटन। तो अंग्रेजों का हमेशा फोकस रहता था प्रॉफिट। आपको पूछिएगा, प्रॉफिट मेन फोकस था। ठीक है। उनको दिखता था कि यहाँ पे सॉइल बहुत बढ़िया है, इंडिगो और कॉटन बढ़िया उगेगा, इंडिगो से डाई वगैरह बनती है। एंड द रीजन वाज आइडियली लोकेटेड टू बी डेवलप इनटू द प्रिंसिपल मार्केट ऑफ अपर इंडिया। अच्छा मार्केट बना देंगे हम अवध रीजन को, है ना, उस रीजन को। By the 1850s, moreover, all the major area of India had been conquered। तो 1850 तक दोस्तों अच्छा खासा कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने पूरे भारत पे। देखते हैं कहाँ कहाँ, मराठा पे। ठीक है। 3 मराठा वॉर हुई, तीनों में हरा दिया, पेशवाशिप पूरे खत्म। द्वाब रीजन पे भी, ठीक है, द्वाब वगैरह रीजन है, बिहार बिहार वो जो रीजन हो गया ना, उस पर पूरा कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। कर्नाटिक, मतलब ये मद्रास वगैरह एरियाज में दोस्तों, मैसूर साफ हो गया, है ना। निजाम जो था वो भी मुट्ठी में आ गए थे। सब्सिडरी अलायंस, है ना, सब्सिडरी अलायंस सॉल्व करा था निजाम ने। पंजाब आ गया था अपने हाथ में। तो रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ो, गूगल सर्च करो, ऐसे लोगों के बारे में पता होना चाहिए सबको। तो आई होप मेरे पंजाब के जो फ्रेंड्स हैं उनको तो पता ही होगा। महाराजा रंजीत सिंह, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद 2 एंग्लो पंजाब वॉर हुई और पंजाब पूरा कब्जे में। बंगाल तो हमें पता ही है, बैटल ऑफ बक्सर, है ना। The takeover of Awadh in 1856, sorry, was expected to complete a process of territorial annexation that had begun with the conquest of Bengal almost a century earlier। तो 1800 सेंचुरी अर्ली मतलब 1757 में शुरुआत हो गई थी बैटल ऑफ प्लासी से। फिर बैटल ऑफ बक्सर हुई 1764 में, है ना। और अब 1856 में अवध पे कब्जा कर लिया। इसके साथ ऑलमोस्ट पूरा इंडिया, जो जो अंग्रेज चाहते थे, वो इनके हाथ में आ गया दोस्तों। अब देखते हैं क्या हुआ।
अवध में। तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि नवाब तो वैसे ही अनपॉपुलर है क्योंकि वो वैसे ही रूल नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंग्रेज थोड़ा सा गलत डिसीजन ले लिया उन्होंने, है ना, मिस कैलकुलेशन हो गई, ठीक है। उनको पता नहीं था नवाब जो है वो बहुत पॉपुलर थे। द लाइफ वाज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, ये कहा गया। जब नवाब को भगा दिया गया ना, तो ऐसा हो गया कि हमारे जो स्टेट है उसमें से आपने लाइफ ही निकाल दी, सिर्फ बॉडी रह गई। मतलब लाइफ के बिना बॉडी की क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है ना दोस्तों। देयर नवाब वाजिद अली शाह, इनका नाम देख लो, बहुत ही बढ़िया थे, डांस वगैरह भी करते थे, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मुसलमान थे, है ना। और ये हिंदू मुसलमान सारे रिलीजन के लोग सब इन्हें पसंद करते थे। नवाब वाजिद अली शाह को डिथ्रोन कर दिया गया और इनको एक्साइल कर दिया गया कलकत्ता ऑन द प्ले दैट द रीजन वाज बीइंग मिसगवर्न। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या सब्सिडरी अलायंस के थ्रू नवाब वाजिद अली शाह को हराया गया, नो। क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू नवाब वाजिद अली शाह को हटाया गया, आंसर इज नो। उनको हटाया गया क्योंकि वो मिस गवर्नेंस करते थे, ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो रॉन्गली assumed that वाजिद अली शाह जो है अनपॉपुलर रूलर है, उन्होंने गलती से एज्यूम कर दिया अंग्रेजों ने। ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत ही प्यार करते थे लोग इससे, एंड ही व्हेन ही लेफ्ट हिज बिलव्ड लखनऊ, लोग उनके साथ साथ चलते हुए गए कानपुर तक गाने गाते हुए। देयर वर मैनी हु फॉलोड हिम ऑल द वे टू कानपुर सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ लेमेंट, है ना, गुस्सा। लाइफ वाज गॉन आउट ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी ऑफ टाउन हैड बीन लेफ्ट लाइफलेस, ठीक है, लाइफलेस पूरी। आपने तो हमारी लाइफ ही छीन ली, अवध के लोगों ने तो ये बोला। आप देख रहे हो ना 1857 के युद्ध पे आएंगे अभी हम दोस्तों, है ना। अभी मैप भी दिखाऊंगा मैं, यहाँ स्टोरी वगैरह भी काफी सारी लिखी गई, सॉन्ग्स वगैरह भी गए। और उसके साथ साथ दोस्तों क्या हुआ, नवाब के हटने से क्या हुआ, इट लेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ द कोर्ट। तो हमने दोस्तों मूवी वगैरह में देखा है, बाजीराव मस्तानी हो गई या मुगल आजम हो गई, जो अकबर की कोर्ट में बहुत कुछ चलता है, म्यूजिशियन बैठे होते हैं, डांसर, ये सब वगैरह, वो सब भी साफ हो गए। जबकि कोर्ट, अंग्रेजों के ये सब शौक नहीं थे दोस्तों, कि हाँ जी दरबार में ये कुक होंगे, ये होगा वो होगा, ठीक है। अंग्रेजों को लॉ एंड ऑर्डर एक तरीके से चलाते थे। द रिमूवल ऑफ द नवाब लेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ द कोड एंड इट्स कल्चर। द whole range of people, musician, dancer, poets, artisan, retainers, administrative officials, and so on, lost their livelihood। देखो एक और चीज है, मैंने एक और चीज आपको समझाना चाहूंगा कि कल्चर जहाँ था, कल्चर था अवध का कल्चर, अवधि कल्चर, अवध लैंग्वेज। अंग्रेजों का क्या है, उनको तो अंग्रेजी लैंग्वेज देखनी है, अंग्रेजी किताबें पढ़नी है, अंग्रेजी कपड़े पसंद है, तो इससे क्या हुआ, अंग्रेजों की सबसे बड़ी कमी ही ये थी दोस्तों कि वो इंडियन कभी बन ही नहीं पाए, वो बाहर के थे और बाहर का ही बने रहना चाहते थे। अगर वो मे बी इंडियन बनना चाहते तो मे बी आज भी रूल कर रहे होते, या आज भी वो स्टे कर रहे होते। जैसे आप देखते हो कि यूरोपियंस अभी भी आपके साउथ अफ्रीका में है और जिम्बाब्वे में है ना, काफी कंट्रीज में आपको यूरोपियन अभी भी दिखते हो, लेकिन इंडिया में नहीं दिखते। क्यों, क्योंकि उनका पर्पस ही नहीं था, उनको वेदर ही सूट नहीं करता था वैसे इंडिया का, उनको रहना ही नहीं था, उनको बस यहाँ पे पैसा कमाना था, लूटना था और वापस चले जाना था। तो कल्चर वगैरह में कभी ना मिक्स हुए ना कुछ हुए, इससे लोगों का खूब नुकसान हुआ भारतीयों का, है ना दोस्तों। तो वही प्रॉब्लम है। तो ये एक सॉन्ग लिखा है, पढ़ना आप इसको। Noble and peace and all wept together, all the world wept and wailed, alas the chief had bidden adieu to his country and gone abroad। नवाब वाजिद अली शाह के बारे में लिख रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें लोग, ठीक है। काफी अच्छी स्टोरीज बनी इस टाइम में, और इसको पढ़ के दोस्तों आपको एक सवाल का जवाब देना है जो यहाँ पे लिखा है। रीड द एंटायर सेक्शन एंड डिस्कस व्हाई पीपल mourn द डिपार्चर ऑफ वाजिद अली शाह। क्या लगता है आपको, रीजन क्या है? वैसे रीजन अभी तक पता चल गए हैं। हम दोस्तों यहाँ मैप पे थोड़ा नजर मारते हैं, टेरिटरीज अंडर ब्रिटिश इंडिया, ये थोड़ा सा ब्रिटिश कंट्रोल जो है ना, थोड़ा सा पढ़ना यहाँ पे जरूरी है। आई होप मैंने मैप छोटा कर दिया तो अब थोड़ा सा अच्छे से दिख रहा होगा। तो नजर मारते हैं दोस्तों, यहाँ टेरिटरीज वगैरह है ना ब्रिटिशर्स की। तो ये जो कलर से बनी हुई है ना, जो येलो नहीं है, ये ब्रिटिश की टेरिटरी है। कब, 1857 में। अब के टाइम दे रखा है ये 1857 युद्ध के टाइम पे। तो आप देखो तो निजाम हो गया अब देखो, डायरेक्ट रूल का नहीं है, जो मैं इतनी देर से समझा रहा था ना फिर कि डायरेक्ट रूल और इनडायरेक्ट रूल। तो ये जो पीला पीला दिख रहा है ना, निजाम हो गया में, और ये एरिया हो गया मैसूर का, या ये वाला एरिया हो गया है ना येलो येलो, या ये राजपूताना, और ये गुजरात सिंधिया होलकर, और भी कश्मीर हो गया, ऐसे ही छोटे मोटे और हैं जो मैप पे दिख नहीं रहे दोस्तों। गोवा हो गया, ये वाला रीजन येलो येलो, ये इनडायरेक्ट रूल है दोस्तों, ठीक है।
ज्यादातर से सब्सिडरी अलायंस कर रखा है, और यहाँ पे रेसिडेंट बैठता है, ठीक है। रेसिडेंट बैठता है गवर्नर जनरल का। बाकी जो रेड रेड है वो सब डायरेक्ट कंट्रोल में आ चुका है। आप देखो तो यहाँ से शुरुआत हुई थी बंगाल, बंगाल में शुरुआत हुई थी, बंगाल में ये पूरा बंगाल आ जाता है दोस्तों, ठीक है। बांग्लादेश को भी याद रखना, असम का भी काफी एरिया याद रखना आप दोस्तों, है ना। उसके बाद आप देखो तो ये यहाँ पे लड़े अंग्रेज इस एरिया में, आरकोट वगैरह एरिया है बड़े इंपॉर्टेंट। यहाँ मद्रास, यहाँ पे एक बहुत बड़ा फोर्ट है मद्रास के, फोर्ट जो है उसका नाम लिखो कमेंट सेक्शन में। एक फोर्ट कैलकाटा में है, उसका भी नाम लिखो कमेंट सेक्शन में। ये दोनों किलों का नाम लिखो फोर्ट का, और जब मौका मिले घूम के भी आना। फिर अंग्रेज जो है यहाँ यहाँ पहुंचते गए, यहाँ यहाँ उसके बाद इनको भी हराया, दिल्ली पहुंच गए 1813 के आसपास, 1813 या 23 के आसपास, एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है। फिर उन्होंने मौके पे चौका मारा, सिंध पे कब्जा कर लिया, है ना। मौके पे चौका मारा, कुछ ब्रदर्स थे आमिर करके, शायद ब्रदर्स थे आमिर, उनको साफ कर दिया सिंध को, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। उसके बाद ये पंजाब पे भी कब्जा कर लिया, शायद लॉर्ड डलहौजी से हुई थी जो सेकंड एंग्लो पंजाब वॉर हुई थी, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने, आप देखो तो ये पूरे बिरार रीजन ये सब पे कब्जा करके, शुरुआत बंगाल से हुई थी, और आप देखो तो खत्म खत्म चीजें अवध पे हुई। खत्म चीजें अवध पे हुई जब 1856 में मिस गवर्नेंस के थ्रू नवाब वाजिद अली शाह को बोल दिया गया आप यहाँ से कट लो, मतलब कहीं और चले जाओ, है ना। बंगाल कलकत्ता भेज दिया उन्हें, और ये हुआ। थोड़ा सा मैप पे और ध्यान देना, मसूलीपट्टनम एक पोर्ट है, मद्रास है, जो जो दे रखा है ना, कोऑर्ग क्या है, मैसूर क्या है। ये मैसूर, मैसूर स्टेट था, मैसूर सिटी भी है दोस्तों, ठीक है। मदुरई है ना। त्रवणकोर करके एक स्टेट था, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंसी स्टेट भी था। यहाँ पे थोड़े पंगे भी हुए थे जब ये आजाद हुआ था, भारत में मिलाने की जब बात हुई थी ना, तो थोड़े पंगे हुए थे। कहाँ कहाँ पंगे हुए थे, हैदराबाद, त्रवणकोर, यहाँ गुजरात के आसपास में पंगे हुए थे, है ना। जूनागढ़ स्टेट है ना, इसमें थोड़े से पंगे हुए थे, और कश्मीर में, चार स्टेट में पंगे हुए थे ना, मतलब पंगे मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मर्ज करने में। तो जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तब की बात कर रहा हूँ। कश्मीर, गुजरात, हैदराबाद, त्रवणकोर, ये चार। सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम कश्मीर में हुई थी, जो आप सब लोगों को आज भी पता है, अभी चल रही है। तो दोस्तों ये प्रेसिडेंसी स्टेट्स हैं और ये सब हैं, और ऐसे ब्रिटिशर्स चले। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। नेक्स्ट वीडियो में हम और चीजें पढ़ेंगे कि हुआ क्या फिरंगी राज में, मतलब कैसी चीजें चली, और लोगों की ग्रीवेंसेस क्या क्या थी अवध के अंदर। अवध ही पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू एंड टेक केयर।